के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब चीजों के बारे में समझा था। तो आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझते हैं और साथ में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इस सीरीज का इस्तेमाल, इस सीरीज का जो यूज है वो चैप्टर में कैसे किया जाना है। तो electrochemical series is a series in which metals are arranged on the basis of ease of losing electrons। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, मींस कैटायंस बनाते हैं। तो उसी बेस पर हम इस सीरीज को समझ रहे हैं। यहां पर आपके सामने एक कैटायंस की सीरीज दिखाई पड़ रही है और दूसरी एक सीरीज दिखाई पड़ रही है एनायंस की। तो अब आप यहां पर समझे कि ये सीरीज को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है। तो आप ये जो ऊपर के मेटल्स देख रहे हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये जो ऊपर के मेटल्स हैं, ये आयोनाइज आयन को फॉर्म करने में आसानी से आयंस को फॉर्म करते हैं। मींस जितना आसानी से पोटेशियम आयन को फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम आयन फॉर्म करने के लिए उतना ईज नहीं होगी। मींस पोटेशियम मेटल एटम से पोटेशियम आयन आसानी से फॉर्म होता है और एल्यूमिनियम मेटल एटम से एल्यूमिनियम आयन उतना आसानी से फॉर्म नहीं होता। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रोड्स की बात करें, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराने लगते हैं तो कैटायंस हमेशा कैथोड की ओर जाते हैं। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज हैं और कैथोड हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वो निगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। तो पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड सो ऑन आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये जो ऊपर के आयंस हैं, ये उतना आसानी से इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज नहीं होते जितना कि नीचे के ये जो आप कैटायंस को देख रहे हैं, ये आसानी से डिस्चार्ज होते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम आयन और लेड आयन ये दोनों मौजूद हो, ये दोनों ही प्रेजेंट हो, तो लेड आयन आसानी से इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू पोटेशियम, और हमें प्रोडक्ट के तौर पर लेड की चीजें मिलेंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, और हम ये समझ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने के बाद या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयंस या कौन सी चीजें बचेंगी। इसी तरह से आप यहां पर दूसरे साइड में एनायंस की एक सीरीज देख रहे होंगे। तो सीरीज में जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं हम नीचे की ओर, तो आपको यहां पर तो डिस्चार्ज होने में ईज होने लगती है। इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज करने में आसानी से डिस्चार्ज करता है आयंस को। जैसे आपके सामने यहां लिखे हुए हैं सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। मींस अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दोनों ही प्रेजेंट हो, तो पहले इलेक्ट्रोड हाइड्रोक्सिल आयंस को डिस्चार्ज करेगा इन कंपैरिजन टू सल्फेट। सल्फेट डिस्चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्चार्ज होना है। तो इसी सीरीज में आगे हम लोग कुछ और फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस को इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पर, प्रोडक्ट पर असर डालते हैं। तो आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं।
बच्चों यहां पर अब हमें जानना है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड, यानी आयंस का सेलेक्टिव डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर कैसे होता है। मींस अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में दो या दो से ज्यादा तरह के आयंस प्रेजेंट हो तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा और कौन सा बाद में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ कंडीशंस हम समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन है रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर जो आयंस हैं वो बाद में डिस्चार्ज होते हैं और जो बॉटम की तरफ यानी नीचे की तरफ जो आयंस हैं वो पहले डिस्चार्ज होते हैं। दूसरी कंडीशन है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब यहां पर थोड़ा सा एक एम्बिग्यूटी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की पोजीशन पर भी है और उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मींस उसके नंबर बहुत ज्यादा हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तब पहले वो आयन डिस्चार्ज होगा। ये एग्जांपल हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कहीं किसी काउंटर पर दो तीन काउंटर हैं, वहां पर एक काउंटर पर काफी भीड़ हो गई है, तो वहां किसी एक ऐसे पर्सन को बिठाया जाता है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, उस भीड़ को जल्दी जल्दी हटा सके, उस भीड़ का काम जल्दी जल्दी कर सके और वो भीड़ वहां से कम हो जाए, वहां से भीड़ हट जाए। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोड भी आयंस के कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं और रिलेटिव कंसंट्रेशंस को भी एक अंडरस्टैंडिंग में रखा जाता है, एक समझ में रखा जाता है। अगर आयन ऊपर की पोजीशन पर भी है लेकिन उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो पहले वो डिस्चार्ज होगा, बाद में दूसरे आयन वो डिस्चार्ज होंगे। और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मींस इलेक्ट्रोड किस नेचर का है ये भी हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट वो क्या होंगे। अब आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं और कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, मींस कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर आयोनिक इक्वेशन लिख रखे हैं। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं उसमें, तो कॉपर और सल्फेट दो अलग अलग तरह के आयंस प्रोड्यूस होते हैं, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-। इसी तरह से जो एक्वस फॉर्म में था चीज, एक्वस का मतलब कॉपर सल्फेट के साथ वाटर भी था, तो वाटर का भी ब्रेक डाउन होगा, वाटर की भी स्प्लिटिंग होगी और वाटर बनाएगा H+ एंड OH- आयंस, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब हमारे पास देखिए कैटायन कौन से हैं। कैटायन है हमारे पास कॉपर 2+ और हाइड्रोजन, ये दो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है। इसी तरह से एनायंस को भी आप देखिए, सल्फेट और हाइड्रोक्सिल दो एनायन है। तो यानी यहां पर एक से ज्यादा हमारे पास तरह के कैटायन और एनायंस हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा ध्यान में करिए और आपको यहां पर याद आएगा कि कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे की ओर थी, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे की ओर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पहले कॉपर आयन को डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन आयन को डिस्चार्ज करेंगे। तो यहां पर जो हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें पहली चीज देखने को मिलेगी वो होगा कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड से कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल एटम बना लेगा। इसी तरह से एनायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करिए, तो उसमें सल्फेट ऊपर की ओर था और हाइड्रोक्सिल आयन नीचे की ओर था। तो हाइड्रोक्सिल आयन पहले डिस्चार्ज होंगे इन कंपैरिजन टू सल्फेट आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन एनोड की ओर जाएंगे, वहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और OH स्पीशीज बनाएंगे। OH, दो OH मैंने यहां पर लिए हैं,
दो OH की वजह से आप देखिए यहाँ प्रोडक्ट में मिल रहा है वाटर और एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो सिंगल O है इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। अब इसी तरह से कई और नेसेंट ऑक्सीजन भी बन रहे होंगे। तो जैसे ही दो नेसेंट ऑक्सीजन एटम आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ये दोनों ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो कैथोड पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर और एनोड पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में और हमें किस तरह के रिएक्शंस उसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए एक और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और क्या क्या चीजें हमें दिखाई पड़ सकती हैं। बच्चों अगला एग्जांपल जो हमारा है वो है मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस पूरे प्रोसेस में हमें यूज करना है क्रूसिबल। एक बर्तन है सिलिका का बना हुआ, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें करंट हमें नहीं देना है। इस बर्तन के अंदर करंट नहीं आएगा। इलेक्ट्रोड हमें यूज करने हैं ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में दोनों ही इलेक्ट्रोड आ जाएंगे, कैथोड और एनोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब कि ये हमारे प्रोडक्ट से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट है मॉल्टेन या फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। तो लेड ब्रोमाइड में को जब हम फ्यूज करते हैं, पिघलाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो लेड ब्रोमाइड अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है लेड आयन और ब्रोमाइड आयन में। अब यहां पर हमारे पास कैटायन है लेड और एनायन है ब्रोमाइड। तो और कोई हमारे पास आयन नहीं है, तो डेफिनेटली केवल यही दोनों आयन इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करेंगे। लेड जाएगा कैथोड की ओर और ब्रोमाइड आयन जाएंगे एनोड की ओर और वहां पर ये डिस्चार्ज होंगे। तो लेड कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा लेड आयन और लेड मेटल एटम बना लेगा। इसी तरह से एनोड पर ब्रोमाइड आयन पहुंचेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नेसेंट ब्रोमीन एटम बनाएगा। इसी तरह से कई सारे ब्रोमाइड आयन पहुंचेंगे एनोड पर। तो कई सारों में मैंने दूसरा एक ब्रोमाइड आयन ले लिया है, तो दूसरा ब्रोमाइड आयन फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और फिर से ब्रोमीन का एक एटम बना रहा है। अब चूंकि नेसेंट ब्रोमीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए कई सारे ब्रोमीन बन रहे होंगे एटम, एक दो तो है नहीं। यहां तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हजारों लाखों करोड़ों एटम्स हो सकते हैं। तो मैंने कोई ले लिया है फॉर एग्जाम्पल। तो दो ब्रोमीन एटम जैसे ही आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, ये फौरन ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो वही यहां रिएक्शन लिखा है Br + Br इक्वल्स टू Br2। Br2 इज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो अब आपको ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा, ये रिएक्शन होने के बाद या ये रिएक्शन कैरी ऑन जब हो रहा होगा तो क्या चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी इस रिएक्शन में। तो आप देखेंगे कि कैथोड के ऊपर ग्रेइश व्हाइट मेटल जमा होने लगता है। एक धूसर रंग का, एक ऐश के कलर का, राख के कलर का मेटल जमा होने लगता है। यानी हमारा जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड एकदम काला सा था, वो हल्का सा राख जैसा उस पे सब्सटेंस जमा होने लगता है। और एनोड की तरफ जब आप देखेंगे तो वहां आपको रेडिश ब्राउन कलर का हल्का सा फ्यूम उड़ता हुआ, हल्का सा धुआं उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि ब्रोमीन गैस होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम अपने प्रोडक्ट्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन से आयंस डिस्चार्ज होंगे पहले, कौन से आयंस बाद में डिस्चार्ज होंगे और
क्या प्रोडक्ट्स हमारे इस पूरे रिएक्शन में फॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, जहां पर हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोड्स को बदल देने से क्या चीजें बदल जाती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैसे चेंज होते हैं, और साथ में प्रेडिक्शंस कैसे किए जाते हैं। इस बारे में हम लोग और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। थैंक यू।